Good morning, Standard 12. Welcome to e-learning क्लास। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने कल डिस्कस किया था। ओके, और आज हम डिस्कस करेंगे Biot-Savart law and Ampere's circuital law. Both the laws are interrelated. Okay, Ampere's circuital law is a slight modification of Biot-Savart law. In fact, so at first we will study the Biot-Savart law and then Ampere's circuital law and its application to डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना। ठीक है, आखिर ये बायट-सवेट लॉ क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। बायट-सवेट BIOTSAVART सवेट लॉ। देखिए ये लॉ किस चीज के लिए है पहले समझा जाए। दिस लॉ इज फॉर व्हाट? दिस लॉ गिव्स ए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट, ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टैंडर्ड 10 में हमने सिंपली यही पढ़ा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैक्सिमम हमने यही डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, और उस लाइन से हमने ये भी डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ये बायट-सवेट लॉ बताता है। बायट-सवेट लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट, ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, देखिए ये एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक करंट कैरिंग एलिमेंट है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है, और कोई एक पॉइंट है P, ये थीटा एंगल में है। कितना एंगल में है ये? थीटा एंगल में है। ठीक है, और इसमें इसका एक देखिए पूरा कंडक्टर का लेंथ तो हो सकता है L, लेकिन उसका एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम DL लेंगे, पूरा कंडक्टर का लेंथ L है और ये DL है, इसका एक छोटा सा पार्ट, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और ये DL एलिमेंट के चलते यहां पॉइंट P कुछ दूर में R डिस्टेंस में, DL एलिमेंट से R डिस्टेंस में एक पॉइंट P में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? द मैग्नेटिक फील्ड DB हम इसको कहते हैं। पूरा कंडक्टर का लेते तो हम B लेते हैं, छोटा सा पार्ट है तो ए पार्ट ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एलिमेंट वी आर कंसिडरिंग, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज DB। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू the elements DL at a distance R, कितना डिस्टेंस में? R डिस्टेंस में। I क्या है इसमें? currents flowing in the
conductor, current flowing in the conductor, theta, the angle between the elements, देखिए ये dl और ये r के बीच का ये एंगल है, सो द एंगल बिटवीन द एलिमेंट dl एंड r, इसको dl को हम वेक्टर मानते हैं, इसको dl को हम क्या मानते हैं, वेक्टर मानते हैं। ये dl, ये इसका जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन के बराबर है, ठीक है, क्योंकि करंट को डायरेक्शन हम वेक्टोरिकल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन करंट का डायरेक्शन को ये लेंथ के डायरेक्शन के ऊपर हम इंडिकेट करना चाहते हैं। इनडायरेक्टली हम इसको करंट का डायरेक्शन ही बताना चाहते हैं, लेकिन करंट के ऊपर वेक्टर दे नहीं सकते हैं। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसका वेक्टर का डायरेक्शन हम डीएल एलिमेंट के ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए डीएल का एक डायरेक्शन हमने दिए हुए हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अच्छा, ये हमने सारा सिंबल्स के बारे में बता दिया। ये एक छोटा सा एलिमेंट डीएल है, उसके चलते यहां एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, ये बायोट-सावर्ट लॉ बताता है। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट बायोट-सावर्ट लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सावर्ट लॉ। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं लिखाऊंगा। तो क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सावर्ट लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सावर्ट लॉ, आज का क्वेश्चन, ठीक है। लिख लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। ये करंट एलिमेंट है और सारा टर्म्स का मीनिंग लिख लीजिए। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ। इसको मैं राइटिंग को मिटा दे रहा हूं, यू जस्ट नोट डाउन इट, लिख लिए। ओके, देखिए लिखना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लिखेंगे तभी एग्जाम में लिख पाएंगे, नहीं तो ये टर्म्स ऐसा है, अचानक आप लिखना चाहेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। ये सब प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। ये टर्म्स, डेरिवेशंस, ये सब प्रैक्टिस होगा तभी एग्जाम में आप लिख पाएंगे। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोट-सावर्ट लॉ। इसका एप्लीकेशन एक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, according to बायोट-सावर्ट लॉ, dB is directly proportional to I, मतलब करंट बढ़ेगा तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस dB is directly proportional to sin theta, sin angle of this theta, theta is the angle between R and DL। करंट एलिमेंट और ये डिस्टेंस जो फैक्टर है, ये दोनों डिस्टेंस और करंट फैक्टर के बीच में ये एंगल है, तो dB is directly proportional to sin theta, sin angle of this theta। dB is inversely proportional to square of the distance, 1 by r square, 1 by r square, and dB is directly proportional to dl। करंट एलिमेंट जितना बड़ा होगा यहां का मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है आर, मतलब आप जितना दूर दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा। इनवर्स स्क्वायर देखिए 1 by r स्क्वायर, मतलब आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा। ये चार चीज पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड,
एक है क्या करंट फ्लो हो रहा है, एक है साइन एंगल ऑफ थीटा बिटवीन दिस आर एंड डीएल, डिस्टेंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between the point of consideration and the element r, and it is directly proportional to the length of the current element. ठीक है, ज्यादा बड़ा करंट एलिमेंट आप लेंगे सोचेंगे तो उस हिसाब से यहां का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी ज्यादा होगा. ये बार्ट-सोबेक लॉ है. ये कंप्लीटली दिस लॉ इज क्वाइट मैथमेटिकल एंड दिस लॉ इज टू इवेलुएट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट्स. ओके, आप इसको लिख लीजिए, मैं मिटाऊंगा. You just note down it. अच्छा, इसका मतलब है कि dB is directly proportional to I dl sin theta by r square. सारा को हमने मिला दिया. dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to dl, dB is directly proportional to sin theta, dB is inversely proportional to square of the distance r square. ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो dB is equal to 4 pi, okay, 4 mu naught by 4 pi, ठीक है, IDL sin थीटा बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई. ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे कूलम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, तो यहां पर भी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट है. ये पाई का मतलब है 3.14. म्यू नॉट को कहते हैं वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी. म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. म्यू नॉट इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, ये इसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7. 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. 4 पाई का वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू, ठीक है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाएगा आपको, ठीक है, म्यू नॉट का यूनिट हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, इट इज टेस्ला एम्पियर टू द पावर -1. ठीक है, एम्पियर टू द पावर -1, फिर हो जाएगा मीटर. ठीक है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला एम्पियर टू द पावर -1 मीटर. टेस्ला मीटर एम्पियर टू द पावर -1, ऐसे भी लिखा जा सकता है, टेस्ला मीटर एम्पियर टू द पावर -1, क्योंकि ये एम्पियर है, करंट है. फिर ये मीटर है क्योंकि यहाँ डीएल का यूनिट मीटर है और मीटर स्क्वायर है, एक मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक मीटर बचेगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टेस्ला मीटर हो जाएगा ये यूनिट इसका. ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया. ठीक है, परमिटिविटी, जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी. इनके साथ मतलब वो मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड को क्या रेस्पॉन्स है. ठीक है, व्हाट इज द रेस्पॉन्स ऑफ द मीडियम टू द एक्सटर्नल सोर्स मैग्नेटिक फील्ड, इट डिपेंड्स ऑन दैट. ठीक है, परमेबिलिटी, हर एक मीडियम का मैग्नेटिक रेस्पॉन्स को हम परमेबिलिटी कहते हैं. ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो मीडियम कैसे इन्फ्लुएंस होता है, ये परमेबिलिटी बताएगा उस मीडियम का. ठीक है, ओके, आप ये बायट-सोवेट लॉ को लिख लीजिए. ओके, और एक दूसरा क्वेश्चन आज हम लिखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ. ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है और इसका एप्लीकेशन है. इसका क्वेश्चन मैं पहले अभी लिख लेता हूं.
ओके, क्वेश्चन में लिखता हूं स्टेट एम्पियर्स सर्किटल लॉ, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying find the magnetic field due to a current carrying solenoid using, ठीक है, using एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, स्टेट एम्पियर्स सर्किटल लॉ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एक सोलेनॉइड है ऐसा, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा है, और करंट कैरिंग है तो यहां पे कहीं ना कहीं एक बैटरी से कनेक्टेड ही है। ये है करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स, ठीक है। इसके चलते हम एक अंदर में एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, पॉइंट P, ठीक है। इसको कहते हैं, अंदर वाला पॉइंट को कोर ऑफ द सोलेनॉइड कहते हैं। आप लोग देखेंगे आपका बॉल पॉइंट पेन का एक स्प्रिंग होता है ना, तो वो सोलेनॉइड का आकार का है, ठीक है। स्प्रिंग एक होता है ना, वो सोलेनॉइड है, ठीक है। अच्छा, तो इनसाइड द सोलेनॉइड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड वी विल इवेलुएट, ठीक है। उसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम इवेलुएट करेंगे, ठीक है। देखिए, इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये तो बाहर से देखने का ये सोलेनॉइड है, इसको अगर हम बीच में ट्रांसवर्स सेक्शन का एक व्यू अगर हम देखेंगे, ठीक है, बीच से मान लेते हैं, हम काट देते हैं, दोनों साइड को देखते हैं, बीच वाला सेक्शन को हम देखते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये सोलेनॉइड कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका जो व्यू होगा, ट्रांसवर्स व्यू होगा, वो कुछ इस तरह से होता है। ऊपर में अगर डॉट हम देते हैं, मतलब ये करंट का डायरेक्शन है, करंट अंदर जा रहा है, तो नीचे वाला में करंट बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम यहां क्रॉस लिखेंगे, मतलब ये डॉट का मतलब है करंट ऐसे गया, फिर बैक होते हुए पीछे से होते हुए फिर करंट यहां से निकला, ब्लैकबोर्ड से बाहर निकल रहा है करंट। ये क्रॉस का मतलब है, डॉट मतलब इनटू द ब्लैकबोर्ड, ठीक है। तो ये एक सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। और ये इसका देखिए, ये सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बी का डायरेक्शन उधर होता है, ठीक है। करंट एलिमेंट ऐसा है तो राइट हैंड थंब रूल भी यही कहता है कि अगर ऐसा करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड वैसा होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू
राइट हैंड थंब रूल, इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे होगा। ये थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है और ये कॉइल का डायरेक्शन है, करंट कैरिंग कॉइल का डायरेक्शन है। इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसको क्या कहते हैं? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अगर ये कॉइल का डायरेक्शन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये कॉइल है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है। ठीक है, ये एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। ठीक है, अब हम लिखेंगे का आंसर में लिखेंगे कंसिडर ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्निंग्स, ये तो कॉइल का टर्निंग हुआ ना, बहुत सारा टर्निंग है ना, तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्निंग्स पर यूनिट लेंथ। मतलब ये कैपिटल एन बाई एल। ठीक है, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू एन बाई एल, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक टर्निंग में आई करंट है, तो टोटल करंट अगर हम कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक सर्कुलर टर्निंग कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करेगा। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, पी एक पॉइंट है, तो पहला वाला टर्निंग के चलते यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरा टर्निंग के चलते यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एन टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल एन टर्निंग्स है। टोटल कितना टर्निंग्स है? एन टर्निंग्स है। ठीक है, इसको हम इवेलुएट करेंगे। इसमें हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना चाहते हैं, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में इसमें हम एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट भी मैं बताऊंगा, लास्ट में इस क्वेश्चन में लिखेंगे।